अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। ईरान और अमेरिका के दरमियान बिलाखिर अमन मुआहिदा तय पा गया है और बिलाशुबा ये पेशरफ्त खित्ते की हालिया तारीख के अहम तरीन सफारती संगे मील में शुमार की जा सकती है। 110 रोज तक जारी रहने वाली शदीद कशीदगी, अस्करी धमकियों, इक्तसादी दबाव और आबनाए हुरमस के बहरान के बाद दोनों ममालिक के दरमियान तारीखी इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत हो जाना न सिर्फ एक बड़े तसादुम को रोकने में कामयाब रहा है, बल्कि इसने आलमी सफारतकारी में पाकिस्तान के किरदार को भी नई बुलंदियों तक पहुंचा दिया है। इस मुआहदे के तहत अमरीकी सदर ने फ्रांस में, जबकि ईरानी सदर ने तेहरान में इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत किए हैं। फिर इसी तरह वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बतौर सालिस इस मुआहदे पर दस्तखत करके पाकिस्तान को इस पूरे अमल के मरकज़ में ला खड़ा किया है। ये वो सिफारती कामयाबी है जिसने साबित किया कि पाकिस्तान सिर्फ इलाकाई नहीं बल्कि बैनुल अक़वामी तनाज़ात के हल में भी एक मौसर किरदार अदा करने की सलाहियत रखता है। इसी तनाजुर में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपनी एक ट्वीट में रद्दअमल देते हुए कहा है कि जंग के खात्मे के लिए अमरीकी और ईरानी क़यादत की कोशिशें काबिल तारीफ़ हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सफारतकारी ने एक मुमकिना बड़े इलाकाई तसादुम को रोकने और जंग के खात्मे की राह हमवार करने में अहम किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म ने इस पेशरफ्त में शरीक अमरीकी मुज़ाकराती टीम को भी खराज तहसीन पेश किया और अमन के क़याम के लिए उनकी कोशिशों को सराहा। वज़ीर आज़म ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला मुश्तबा ख़ामनाई का भी शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि उनकी हिकमत, दूरंदेशी, मुदब्बिराना तर्ज़ फ़िक्र और इस्तकामत ने इस मुआहदे को कामयाब बनाने में कलीदी किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म का अपनी ट्वीट में मज़ीद कहना था कि पाकिस्तान ने इस तमाम अमल में मस्बत और तामीरी किरदार अदा किया, जबकि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अनथक मेहनत, बेलौस खिदमत और फैसला कुन किरदार के बायस ये तारीखी पेशरफ्त मुमकिन हो सकी है। अब वज़ीर आज़म के इस बयान की अहमियत इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि अब ये महज एक जंग बंदी नहीं बल्कि एक ऐसे सियासी अमल का आगाज़ है जो पूरे खित्ते पर मस्बत असरात मुरतब करेगा। देखा जाए तो इस मुआहदे का एक गैर मामूली पहलू ये भी है कि इस तयशुदा वक्त से पहले दस्तखत कर लिए गए हैं। सफारती ज़राए के मुताबिक इब्तदाई मनसूबे के तहत यह मुआहदा जुमे के रोज़ स्विट्ज़रलैंड में होना था, लेकिन हालात की नज़ाकत और आबनाए हुरमस की जल्द बहाली की ज़रूरत ने दोनों फरीकैन को जल्द फैसला करने पर आमादा किया। ये पेशरफ्त इस बात की निशानदेही करती है कि अमरीका और ईरान दोनों इस मरहले पर मज़ीद ताख़ीर के मुतामिल नहीं हो सकते थे, क्योंकि एक जानिब आलमी मंडियों में बेचैनी बढ़ रही थी, जबकि दूसरी जानिब खित्ते में किसी भी गलत अंदाजे के नतीजे में बड़ा अस्करी तसादुम जन्म ले सकता था। यही वजह है कि तमाम रस्मी कार्रवाइयाँ मुकर्रर वक्त से पहले मुकम्मल कर ली गई। इसलिए इस जल्दबाजी को महज इंतकामी या इंतज़ामी फ़ैसला करार नहीं दिया जा सकता, बल्कि ये दरअसल दोनों ममालिक की सियासी तरजीहात का इजहार है। और ज़राए के मुताबिक आबनाए हुरमस को दोबारा फ़ाल बनाने पर पहले ही कंसेंसस मौजूद था, इसीलिए मुआहदे पर फ़ौरी अमल दरामद को तरजीह दी गई। अब इस तमाम पेशरफ्त के बाद कल स्विट्ज़रलैंड में तकनीकी सतह के मुज़ाकरात का आगाज़ होने जा रहा है, जहाँ मुआहदे की तफसीलात, अमल दरामद के तरीक़ाकार और आइंदा के रोड मैप पर गौर किया जाएगा। इस हवाले से मफाहमत का सुल्तान बनकर उभरने वाला पाकिस्तान आलमी मेज़बानी के इस मरहले के लिए पहले से तैयार है। इसी पैराए में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज स्विट्ज़रलैंड के लिए रवाना होंगे, जहां अमरीकी वफ़द की क़यादत जेडी वैंस करेंगे, जबकि ईरानी वफ़द को ईरानी स्पीकर लीड करेंगे। ये मंजर इस बात की अलामत होगा कि इस्लामाबाद में शुरू होने वाला सफारती अमल अब आलमी सतह पर बाकायदा इदारा जाती शक्ल इख्तियार कर रहा है, जिसमें पाकिस्तान ने अहम किरदार अदा किया है। इसी तनाजुर में अमरीकी सदर का बयान भी गैर मामूली अहमियत रखता है। जैसा कि ईरान के साथ डील और पाकिस्तान और दीगर ममालिक के सालिसी किरदार पर गुफ्तगू करते हुए डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि पाकिस्तान और कतर ने मुज़ाकरात के लिए बहुत काम किया है, अगर डील ना करते तो आबनाए हुरमस ना खुलती। ईरानी क़यादत स्मार्ट है, अब डील हो गई है, जिसके नतीजे में तेल की कीमतें गिर रही हैं और G7 कंट्रीज़ भी इस पेशरफ्त पर काफ़ी खुश हैं। इस मुतालिक क्या कहा, ज़रा उसकी एक झलक आपके सामने रखता हूँ। अब ट्रंप के इस मौक़िफ़ का तज्ज़िया किया जाए तो वाज़ेह होता है कि अमरीका के डील करने के फैसले के पीछे सिर्फ सिक्योरिटी अवामिल नहीं बल्कि माशी महरक़ात भी कार फरमाएँ। तवानाई की कीमतें, आलमी मंडियाँ और सप्लाई चेन्स अब जदीद दुनिया की सियासत में मरकज़ी हैसियत इख्तियार कर चुकी हैं। इसीलिए जंग रोकने का फ़ैसला दरअसल आलमी मईशत को मज़ीद नुकसान से बचाने की कोशिश भी है। ताहम तस्वीर का दूसरा रुख भी मौजूद है। एक तरफ अमरीकी सदर जंग को मज़ीद जारी ना रखने की बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब अमरीकी नायब सदर वाज़ेह तौर पर अपनी गुफ्तगू में कह रहे हैं कि ईरान किसी सूरत जौहरी हथियार हासिल नहीं करेगा और न ही ख़रीद सकेगा। अगर ईरान ने मुआहदे की पासदारी ना की तो हम भरपूर कार्रवाई तैयार हैं। अब इस तरह के बयान इस हकीकत की याद दहानी कराते हैं कि गो के जंग बंद हो गई है, लेकिन एतमाद का फुकदान अभी मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुआ। वाशिंगटन अब भी ईरान के जौहरी प्रोग्राम को अपनी कौमी सलामती के लिए बड़ा चैलेंज समझता है, जबकि ईरान पाबंदियों के खात्मे और अपने दिफाई हक पर इसरार करता है। यही वो नुकात हैं जो मुस्तकबिल में किसी भी तनाव का सबब बन सकते हैं। ऐसे में ये सवाल भी उठ रहा है कि क्या अमन मुआहिदा तवील अरसे तक कायम रह सकेगा। इस सवाल का जवाब बड़ी हद तक ईरानी हुक्काम के हालिया मौक़िफ़ में पोशीदा नज़र आता है। जैसा कि ईरानी वज़ारत ख़ारजा के सरबराह अब्बास इराक़ची के एक बयान के मुताबिक
इब्तदाई माहिदा तय पा गया है, लेकिन हतमी मुज़ाकरात अभी बाकी हैं। अब्बास इराक़ची के मुताबिक जौहरी अमूर और पाबंदियों के खात्मे पर तफसीली बातचीत होगी और हतमी माहिदे के लिए मुज़ाकरात 60 रोज़ तक जारी रहेंगे। अब अब्बास इराक़ची का ये बयान दरअसल मौजूदा सूरत हाल की हकीकी तस्वीर पेश करता है, क्योंकि अभी जो माहिदा हुआ है वो एक इब्तदाई सियासी फ्रेमवर्क है, मुकम्मल और हतमी तस्वीर नहीं है। असल इम्तहान अब शुरू होगा जब दोनों फरीकैन जौहरी प्रोग्राम, मुआवनजाती निज़ाम, पाबंदियों के खात्मे और इलाकाई सिक्योरिटी जैसे पेचीदा मामलात पर मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठेंगे। अगर आइंदा 60 रोज़ में इन नकात पर पेशरफ्त हो जाती है तो ये माहिदा मशरिक़ वस्ता की सियासत का रुख बदल सकता है, लेकिन अगर इख्तलाफ दोबारा शिद्दत इख्तियार करता है तो मौजूदा पेशरफ्त को भी ख़तरात लाहक हो सकते हैं। इसलिए आने वाले 2 माह न सिर्फ ईरान और अमरीका बल्कि पाकिस्तान की सफारती कामयाबी के लिए भी फैसला कुन साबित होंगे। दूसरी जानिब अब जैसा कि अमरीकी मीडिया ईरान के साथ तय पाने वाली मफाहमती याददाश्त का बाज़ाब्ता मतन सामने ले आया है, अमरीकी नशरियाती इदारे CNN के मुताबिक एक सीनियर अमरीकी ने 14 नुकात पर मुश्तमिल इस दस्तावेज़ को पढ़कर सुनाया, जिसमें आबनाए हुर्मस की बहाली, ईरान पर माली पाबंदियों में नरमी और जौहरी प्रोग्राम से मुताल्लिक़ आइंदा मुज़ाकरात की नकात शामिल हैं। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इस मुआहदाती दस्तावेज़ को अमरीका और ईरान के दरमियान इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त का नाम दिया गया है। अगर मफाहमती याददाश्त के मुसव्वदे के 14 नुकात की बात की जाए तो इस वाहिदे के मुताबिक अमरीका, ईरान और उनके इत्तहादी इस MOU पर दस्तखत करके मौजूदा जंग में तमाम महाजों बशमूल लबनान में फौरी और मुस्तकिल जंगबंदी का ऐलान कर रहे हैं और आइंदा एक दूसरे के खिलाफ किसी जंग या फौजी कार्रवाई का आगाज़ ना करने, ताकत के इस्तेमाल या धमकी से गुरेज करने और लबनान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत को यकीनी बनाने का अहद करते हैं। फिर इसी तरह माहिदे के तहत अमरीका और ईरान एक दूसरे की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का एहतराम करेंगे और अंदरूनी मामलात में मुदाखलत से गुरेज करेंगे। दोनों ममालिक 60 रोज़ के अंदर हतमी माहिदा तय करने के लिए मुज़ाकरात करेंगे, जिसमें बाहमी रजामंदी से तोसी मुमकिन होगी। MOU पर दस्तखत के फौरी बाद अमरीका ईरान के खिलाफ अपनी बहरी नाकाबंदी ख़त्म करने का अमल शुरू करेगा और 30 रोज़ में मुकम्मल तौर पर इसको ख़त्म करेगा। इस दौरान जहाज़ों की आमदोरफ्त जंग से पहले की सतह के मुताबिक बहाल की जाएगी। हतमी माहिदे के बाद 30 रोज़ में अमरीका अपनी अफवाज ईरान के करीब से हटा लेगा। फिर इसी तरह ईरान इस MOU पर दस्तखत के बाद 60 दिन तक खलीज फ़ारिस से खलीज ओमान तक तिजारती जहाज़ों की बिला मुआवजा महफूज आमदोरफ्त को यकीनी बनाएगा और 30 रोज़ के अंदर तकनीकी और अस्करी रुकावटों को दूर किया जाएगा और बारूदी सुरंगों को हटाया जाएगा। इसी तरह ईरान ओमान के साथ मिलकर आबनाए हुर्मस के मुस्तकबिल के इंतज़ाम पर इलाकाई ममालिक के साथ बातचीत करेगा और अमरीका इलाकाई शराकतदारों के साथ मिलकर कम अज़ कम $300 अरब के मनसूबे पर काम करेगा, ताकि ईरान की तामीर नौ और माशी तरक्की को फ़रोग़ दिया जा सके, जिसका तरीक़ाकार 60 दिन में तय होगा। अमरीका तमाम पाबंदियाँ ख़त्म करेगा जिनमें अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल, IAEA, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स और एक तरफ़ा अमरीकी पाबंदियाँ शामिल हैं। ये काम एक मुतफ़िका शेड्यूल के तहत अंजाम दिया जाएगा। फिर इसी तरह मुआहदे का एक नुक्ता ये भी है जिसमें ईरान इस बात की दोबारा तस्दीक कर रहा है कि वो जौहरी हथियार नहीं बनाएगा और ना इसको हासिल करेगा। अफजूदा यूरेनियम के ज़खायर के हवाले से दोनों ममालिक एक मुतफ़िका तरीक़ाकार तय करेंगे, जिसमें IAEA की निगरानी में इसे कम दर्जे पर लाया जाएगा, जबकि मज़ीद जौहरी उमूर पर भी बातचीत होगी। हतमी माहिदे तक दोनों ममालिक मौजूदा सूरत हाल बरकरार रखेंगे। ईरान अपने जौहरी प्रोग्राम की मौजूदा सतह बरकरार रखेगा, जबकि अमरीका नई पाबंदियाँ आयद नहीं करेगा और ना ही इजाफी अफवाज तैनात करेगा। फिर इसी तरह दस्तखत के फौरी बाद अमरीकी महकमा ख़जाना ईरानी तेल, पेट्रोलियम मसनूआत और मुतल्लिका खदमात के लिए इजाज़तनामे जारी करेगा। इसी तनाजुर में अमरीका ईरान के मुंजमद असासों को इस्तेमाल के लिए काबिल दस्तयाब बनाएगा और उन फ़ंड्स के इजरा का तरीक़ाकार मुज़ाकरात में तय किया जाएगा और ईरान का मरकज़ी बैंक उनके इस्तेमाल का तयन करेगा, जबकि इस MOU और मुस्तक़बिल के माहिदे पर अमल दरामद की निगरानी के लिए एक मुश्तरका निज़ाम कायम किया जाएगा। अब अगर अमरीकी मीडिया की जानिब से सामने आने वाली 14 नुकात इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त का एक बारीक बीनी से जायज़ा लिया जाए तो ये वाज़े होता है कि ये महज जंग बंदी का माहिदा नहीं बल्कि एक जामे सियासी, अस्करी, माशी और सिफारती फ्रेमवर्क है, जिसका मकसद सिर्फ मौजूदा बहरान को ख़त्म करना नहीं बल्कि मुस्तक़बिल में ईरान और जो अमरीका के ताल्लुकात के लिए एक नई बुनियाद फराहम करना भी है। ताहम सवाल क्या ये तमाम नुकात काबिल अमल हैं और क्या फ़रीक़ैन वाकई इन पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद कर पाएंगे? यही वो सवाल है जिस पर पूरी दुनिया की नज़रें मरकूज़ हैं। सबसे पहले देखा जाए तो माहिदे में जंगबंदी और मुस्तक़बिल में एक दूसरे के ख़िलाफ़ ताकत के इस्तेमाल से गुरेज का नुक्ता इंतहाई अहम है। उसूली तौर पर यह शिक ख़ित्ते में इस्तेहकाम की ज़मानत फराहम करती है, लेकिन अमली तौर पर यही सबसे मुश्किल मरहला भी होगा। इसकी वजह यह है कि अमरीका और ईरान के दरमियान अदम एतमाद की कई दहाइयों पर मुहित तारीख मौजूद है। गो के दोनों ममालिक बराह रास्त जंग से बचने पर मुत्तफ़िक हो गए हैं, लेकिन ख़ित्ते में मौजूद उनके इत्तहादी और प्रॉक्सी नेटवर्क्स किसी भी वक्त सूरत हाल को पेचीदा बना सकते हैं। लबनान, शाम, इराक़ और यमन जैसे महाज अब भी
हसास है, इसलिए मुस्तकिल जंगबंदी का इन्हिसार सिर्फ वाशिंगटन और तेहरान पर नहीं बल्कि उनके इलाकाई शराकतदारों पर भी होगा। दूसरा अहम पहलू एक दूसरे की खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत के एहतराम का अहद भी है। अगर इस नुक्ते पर संजीदगी से अमल दरामद हो जाता है तो ये मशरिक़ वस्ता की सियासत में एक बड़ी तब्दीली होगी। और गुज़श्ता कई दहाइयों से दोनों ममालिक एक दूसरे पर बिलवास्ता दबाव डालने की हिकमत अमली अपनाते रहे हैं। अब अगर वाकई मुदाखलत ना करने की पॉलिसी इख्तियार की जाती है तो खित्ते में कशीदगी नुमाया हद तक कम हो सकती है। ताहम इसके लिए सियासी अज़्म और मुसलसल सफारती राब्तों की ज़रूरत होगी। फिर इसी तरह माहिदे में बहरी नाकाबंदी के खात्मे और अमरीकी अफवाज के तदरीजी इनखला का जिक्र भी गैर मामूली अहमियत रखता है। यही वो नुक्ता है जो ईरान के लिए सबसे बड़ी सफारती कामयाबी तस्वुर किया जा रहा है। अगर अमरीका वाकई ईरान के करीब अपनी अस्करी मौजूदगी कम करता है तो इससे कशीदगी में वाज़ेह कमी आ सकती है। लेकिन दूसरी जानिब अमरीकी सिक्योरिटी इदारों और इलाकाई इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात भी मौजूद होंगे। लिहाजा इस नुक्ते पर अमल दरामद शायद सबसे ज़्यादा पेचीदा साबित हो। तो इसी तरह अपना हुर्मस की बहाली और तिजारती जहाज़ों की महफूज आमदोरफ्त का नुक्ता बिलाशुबा सबसे ज़्यादा काबिल अमल दिखाई देता है, क्योंकि इसमें दोनों ममालिक का बराह रास्त मुफाद मौजूद है। ईरान भी अपनी तेल बरामदात बहाल करना चाहता है, जबकि अमरीका और आलमी ताकतें तवानाई की सप्लाई चेन को महफूज बनाना चाहती हैं। यही वजह है कि इम्कान यही है कि माहिदे के इब्तदाई मरहले में सबसे पहले इस नुक्ते पर पेशरफ्त होगी। अगर आबनाए हुर्मस मुकम्मल तौर पर बहाल हो जाती है तो आलमी मंडियों में इस्तेहकाम पैदा होगा और तेल की कीमतों में भी मज़ीद कमी आ सकती है। फिर माहिदे में पाबंदियों के खात्मे का नुक्ता भी इसी तरह पेचीदा है। जैसा कि माहिदे के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा, IAEA और अमरीकी पाबंदियों को एक मुत्तफ़िका शेड्यूल के तहत ख़त्म किया जाएगा। ये बिलाशुबा ईरान का सबसे बड़ा मुतालबा रहा है, लेकिन यहाँ भी अमली रुकावटें मौजूद हैं। अमरीकी दाखिली सियासत, कांग्रेस की मंजूरी और मगरबी ममालिक के तहफ़्फ़ुज़ात इस अमल को सुस्त कर सकते हैं। इसलिए पाबंदियों के खात्मे का मरहला शायद सबसे तवील और मुश्किल साबित हो। फिर जौहरी प्रोग्राम के हवाले से शिक को देखा जाए तो यही इस पूरे माहिदे का असल इम्तहान है। ईरान का ये ऐलान करना कि वो जौहरी हथियार नहीं बनाएगा और ना हासिल करेगा एक मस्बत पेशरफ ज़रूर है, लेकिन असल सवाल अफजूदा यूरेनियम के ज़खायर, मुआयना जाती निज़ाम और निगरानी के तरीक़ाकार का है। अगर IAEA की निगरानी में कोई काबिल कबूल फार्मूला तय पा जाता है तो ये माहिदा मजबूत हो सकता है, वरना यही मसला दोबारा तनाज़े का सबब बन सकता है। इसी तनाजुर में अब ये बात बिला खौफ तरदीद कही जा सकती है कि पाकिस्तान ने इस अमन माहिदे को पाए तकमील तक पहुँचाने के लिए एक तारीखी कारनामा सर अंजाम दिया है। कई बरसों बाद दुनिया पाकिस्तान को एक ऐसे मुल्क के तौर पर देख रही है जो सिर्फ अपने मसाइल में उलझा हुआ नहीं बल्कि आलमी अमन के क़याम में मौसर किरदार अदा कर सकता है। वाशिंगटन से तेहरान तक और खलीजी दारुल हुकूमतों से यूरोपीय ऐवानों तक पाकिस्तान की सफारतकारी का तस्करा हो रहा है। यही वजह है कि कई आलमी ताकतें इस्लामाबाद के किरदार को सराह रही हैं और खुसूसी तौर पर चीन का रद्दअमल इंतहाई अहमियत का हामिल है। बीजिंग तवील अरसे से खित्ते में इस्तेहकाम का ख्वाहिशमंद रहा है, क्योंकि इसके बड़े माशी और तिजारती मफादात मशरिक़ वस्ता से वाबस्ता हैं और ईरान चीन का एक अहम शराकतदार है, जबकि खलीजी ममालिक भी बीजिंग के लिए तवानाई के बड़े ज़राए हैं। इस वक्त डॉक्टर इरफान अली फ़ानी नेशनल एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर फ़ानी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। अब जब इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स हो गए हैं इस MOU के ऊपर, प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी कर दिए हैं और ज़ाहिर तेहरान की तरफ से भी ये दस्तखत हो गए हैं, तो ये मुआहिदा क्योंकि 60 रोज़ में जो है वो मज़ीद फ्रेमवर्क तय होना है, मज़ीद डिस्कशंस होनी है, दोनों फरीकैन को टेबल पे बैठना है, तो क्या ये MOU पर दस्तखत होना ये जुज़ वक्ती है या कुल वक्ती है? देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी इन योर प्रोग्राम। रेहान, ये जो मुआहदा अभी ये एक हम डील ये नहीं कह सकते, ये बुनियादी तौर पर एक फ्रेमवर्क ऑफ एक्शन है जिसके तहत 60 दिनों के अंदर मुख्तलिफ अमूर के हवाले से जो 14 पॉइंट्स आपने अभी यहाँ पे मेंशन किए हैं उसके ऊपर दोनों जो फ्रीकैन हैं वो आपस में बातचीत करेंगे। देखें, ये जो आप 14 ने कहा, जितने भी आपने पढ़े हैं, ये सारे का सारा आपको एक मकड़ी के जाले की तरह इंटरकनेक्टेड पॉइंट्स नज़र आते हैं। इनमें से बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि डायरेक्टली आपको जो ईरान की सफारती कामयाबी है उसका मुँह बोलता सबूत हैं। अगर आप इनमें देखें तो इसमें प्रॉक्सीज़ के हवाले से आपको कोई बात नज़र नहीं आती। आपको इन तमाम पॉइंट्स के अंदर जो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है ईरान का उसके रेंज के हवाले से कोई बात नज़र नहीं आती है। और इस तरीके से
जो तमाम फ्रंट्स के ऊपर जो जंग के खात्मे की बात है, अब वो सबसे पहला पॉइंट रखा गया था, क्योंकि इजराइल ने 28 फरवरी के बाद जंग का फायदा उठाते हुए सबसे पहले अपनी जो टेरिटरी है उसको एक्सपेंड करने के लिए अपने चारों अतराफ के अंदर बफर जोन्स को अपने साथ अनेक्स करना शुरू कर दिया था। तो ईरान ने सबसे पहला जो पॉइंट ही रखा वो लेबनान से फौज का इनखला है। सिर्फ जंग बंदी नहीं लेबनान में कही गई, बल्कि वहां से फौजों की वापसी जो है उसकी बात की गई है। और उसके बाद जो दूसरा पॉइंट आपने बात की, जिसके अंदर दोनों ममालिक जो हैं ये एक दूसरे की सालमियत और खुद मुख्तारी का एहतराम करेंगे, ये बात ये जाहिर करती है कि ईरान को अब तक जो अमेरिका और मगरबी ताकतें एक रॉग स्टेट के तौर पर रिप्रेजेंट करती थी या एक्सेस ऑफ इवल के तनाजुर में देखती थी, वो ईरान को एक नॉर्मल पावरफुल स्टेट के तौर पर उसके साथ बिहेव करेंगी और ईरान के साथ अपनी तजारत और अपने ताल्लुकात को लेके जिस तरीके से बाकी इस खित्ते के ममालिक के साथ उनके जो ताल्लुकात बेहतर हैं, ईरान के साथ भी एक अच्छे ताल्लुकात होंगे। तो ईरान ने बुनियादी तौर पर इस डील को साइन करने के कॉन्टेक्स्ट में ये तो पहले मरहले पे तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है, लेकिन इसके बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जिनका डायरेक्ट जो ताल्लुक है वो वाशिंगटन में जो कांग्रेस है उसके अप्रूवल के साथ है। अगर आप सैंक्शन के उठाने की बात करते हैं, फ्रोजन एसेट्स की बात करते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी सैंक्शंस की बात करते हैं, तो इसका डायरेक्ट ताल्लुक जो है वो आपको कांग्रेस के अंदर मौजूद डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स के साथ है। और आप देखते हैं कि इस वक्त जैसे हमने गुज़िश्ता प्रोग्राम में भी बात की थी कि जब ये डील हो जानी है तो जितनी भी इजरायली लॉबी अमेरिका के अंदर और क्राउड है जो इजराइल का, वो लठ लेके डोनाल्ड ट्रंप के पीछे पड़ जाएगा। तो इस वक्त आपको वो पड़ा हुआ नजर आ रहा है, ना सिर्फ डेमोक्रेट्स की तरफ से बल्कि रिपब्लिकन्स की तरफ से ऐसी स्टेटमेंट्स आ रही हैं कि इसको एक हिस्टोरिकल डिप्लोमेटिक ब्लंडर के तौर पर इसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है, चाहे वो कांग्रेसमैन हो, चाहे वो डेमोक्रेट्स हो, चाहे वो रिपब्लिकन्स हो। तो ये वो प्रेशर्स हैं और जब कांग्रेस के अंदर अप्रूवल की बात आएगी तो बहुत सारी ऐसी चीजें हो सकती हैं जो ट्रस्ट का लेवल है ईरान का ऑलरेडी अमेरिका के ऊपर वो पहले ही ना होने के बराबर है। तो जिस तरीके से ओबामा की भी जब डील हुई थी तो इसी तरह से अमेरिका के अंदर एक रिवोल्ट आया था, अमेरिका के अंदर उसके खिलाफ बहुत ज्यादा तनकीद की गई थी और उसी तनकीद के तनाजुर में डोनाल्ड ट्रंप ने आके JCPOA का भी खात्मा कर दिया था। तो बहुत ज्यादा खदशात ऐसे हैं क्योंकि ये जितने अच्छा, मेरा यही सवाल है डॉक्टर साहब, JCPOA से बड़ी डील का दावा प्रेसिडेंट ट्रंप कर रहे थे अपनी नैरेटिव के लिए, तो आप ये जो 14 नुकात अभी हमने सामने रखे हैं, इसको JCPOA से बड़ी डील समझते हैं आप? देखिए 26 फरवरी जब ओमान के मेडिएशन के साथ ईरान और अमेरिका की आपस में डील हो रही थी तो उनमें से कौन सी ऐसी नई चीज़ है जो इस मुआहदे के अंदर है। ईरान को आज तक ईरान ये कहता रहा कि वो न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएगा और IAEA और जितनी भी इंटरनेशनल एजेंसीज हैं जो कि वहाँ पे इन्विजिलेशन या सर्विलियंस कर रही थी ईरान के अंदर, सारी की सारी इस बात के ऊपर मुत्तफिक थी कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के करीब भी नहीं है। अच्छा, तो अब भी ईरान कहता है कि मैं एटम बॉम्ब नहीं बनाऊंगा और फिर यूरेनियम की अफजूदगी के हवाले से अभी 60 दिनों के अंदर डिस्कशन होगी कि सिविल यूजेज के लिए किस हद तक ईरान को इजाजत दी जाती है। जैसे 440 किलोग्राम के करीब इस वक्त ईरान के पास अफजूदा यूरेनियम है जो कि 60% अफजूदगी जिसकी हो चुकी है, लेकिन एटम बॉम्ब बनाने के लिए 90% जो है वो अफजूदगी रिक्वायर्ड होती है। तो क्या ईरान जो है वो तो पहले भी ये कह रहा था कि वो वेपन नहीं बनाएगा, न्यूक्लियर वेपन जिसको सिविल यूजेज के लिए इस्तेमाल करेगा। तो इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप भी ये कहते हुए नजर आए कल जब एक इंटरव्यू उनका हो रहा था कि नो न्यूक्लियर वेपन, लेकिन शहरी जो इस्तेमाल है उसके लिए निगोशिएशन जिनके साथ हो सकती हैं। अच्छा, फिर दूसरी तरफ आप आ जाओ कि उन्होंने स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो थी वो तो जंग से पहले वैसे खुली हुई थी, ये तो बिटवीन द वॉर या मिडल ऑफ द वॉर ये एक चीज सामने आ गई और स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाना एक नया हदफ बन गया। और डोनाल्ड ट्रंप अब उसी हदफ को लेके कि क्योंकि मैंने स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दिया है और उसके अंदर भी जो आपने पॉइंट अभी पढ़ा उसके अंदर ये बड़ा कैटेगोरिकल लिखा हुआ है कि ईरान और ओमान दोनों
मिलकर जो सर्विसेज देंगे, जो भी वहां पे एक मैनेजमेंट का प्रोग्राम बनाया जाएगा, अरेंजमेंट्स का प्रोग्राम, जो वहां पे ट्रैफिक गुजरेगी, उसके अंदर ये दोनों ममालिक मिलके और दीगर जो इलाकाई ममालिक हैं वो इसके हवाले से सर्विसेज चार्जेस जो हैं वो वसूल करने के ऊपर भी काम हो सकता है। बिल्कुल सही डॉक्टर साहब, यहाँ पे मुझे ब्रेक लेने का कहा जा रहा है क्योंकि अज़ान मगरिब का वक्त। आई हैव टू वाइंड इट अप हियर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर इरफान अली फ़ानी हमारे साथ मौजूद थे। लेट्स टेक अ ब्रेक हियर। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू को यहीं से जोड़ेंगे। वेलकम बैक। इस वक्त इंटरनेशनल रिलेशंस एक्सपर्ट डॉक्टर जफर जसपाल साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। जो पॉइंटर्स सामने आए हैं एमओयू के हवाले से अमेरिका और ईरान के माबैन, उसमें जौहरी प्रोग्राम के ख़ात्मे के हवाले से ईरान यकीन दहानी कराता हुआ नज़र आ रहा है। आबनाए हुर्मज़ खोलने के हवाले से, टॉल के हवाले से कुछ बातें सामने आ रही हैं। अब आबनाए हुर्मज़ जो कॉन्फ्लिक्ट है वो तो इट वाज एक्चुअली द आउटकम ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट, और फिर जौहरी प्रोग्राम के हवाले से जो इससे पहले नेगोशिएशंस होती रही हैं ईरान और अमेरिका की, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी पहले से मौजूद थी। तो अमेरिका को इस डील में क्या मिला, या अगर प्रेसिडेंट ट्रंप ये कहते हैं कि JCPOA से बड़ी डील इस बार वो करने जा रहे थे, तो क्या आपको कोई बहुत बड़ी डील नज़र आती है US पॉइंट ऑफ व्यू से? देखें, अगर हम क्रिटिकली इसको एग्जामिन करें और JCPOA को भी करें तो मेरे ख्याल में कोई उसको कामयाबी नहीं मिली, क्योंकि इस डील में 3 चीज़ें हैं। पहली चीज़ ये है कि ईरान जौहरी हथियार नहीं बनाएगा, और ईरान ने हमेशा मेंटेन किया 1970 से, जब से वो उसने NPT को साइन किया है कि मैं कभी भी न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाऊंगा। JCPOA में भी उसने यही कहा था और इसमें भी यही कहा। JCPOA में भी उसने जो उसके पास रिच यूरेनियम था उसने एक्सपोर्ट कर दिया रशिया को, और इसमें वो कह रहा है कि मैं इसको डाइल्यूट कर दूंगा इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के गाइडलाइंस के मुताबिक, तो वो भी यहाँ वो एक्सपोर्ट हो जाएगा। तीसरी बात यह है कि 3.64 एनरिच्ड यूरेनियम की ईरान को इजाज़त थी फॉर लिमिटेड प्रोड्यूस करने के लिए, पावर जनरेशन के लिए। इस एग्रीमेंट में भी जब वो कहता है कि मैं अपना सिविलियन प्रोग्राम मेंटेन करूंगा, तो ये इनको मानना पड़ेगा नेगोशिएशंस में। तो पीछे फिर क्या उसने ले लिया, वो कह ट्रंप अलेज करता है 1.7 बिलियन उनको मिला, जो जिसके सैंक्शंस जो थोड़ा सा रिलीफ हुआ था JCPOA के तहत। ईरान को अब 300 बिलियन की बात आ रही है रिकंस्ट्रक्शन की। इस जंग में अगर आप देखते हैं कि न्यूक्लियर के मद में कुछ चीज़ मिली है, वो तो बगैर जंग के भी अमेरिका को मिल रही थी। 27 फरवरी को ब्रेक थ्रू हो गया था। तो डॉक्टर साहब, फिर नैरेटिव बिल्डिंग के अंदर, या जिसको वो सेफ एग्जिट या सेफ नैरेटिव कह रहे थे, तो फिर वो क्या लेके जाएंगे कांग्रेस के पास? जाहिर है अभी तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ से एंडोर्स होंगी, तो फिर ही लेजिटिमेसी हो सकेगी, क्योंकि ये जो 60 डेज़ का विंडो है इस दौरान, उसमें बहुत सारा जो फ्रेमवर्क है अभी तय होना है, बातचीत होनी है। ये तो नेगोशिएशंस की विंडो ओपन हुई है, तो क्या इसको कुल वक्ती मुआहदा कहा जा सकता है? इसको कुल वक्ती मुआहदा इसलिए कहा जा सकता है कि ईरान ने तो वो सारी बातें पहले भी मानी थी, अब भी मान रहा है। सिर्फ एक जो आप कह सकते हैं कि ईरान का बीच में प्रॉब्लम आ रहा था, जो उसने जो बीइंग ए मेंबर ऑफ द न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, उसको अलाउड था 19.75% तक एनरिच करने का, वो भी मेडिकल पर्पस के लिए, जिसको हम लो एनरिच यूरेनियम कहते हैं। हाई एनरिच यूरेनियम को उसको अलाउड नहीं बनता था, लेजिटिमेसी उसकी नहीं थी, तो 60% एनरिच पे वो चला गया। मगर जो नेगोशिएशंस हो रही थी वॉर से पहले, और उस ओमान के जो फॉरेन मिनिस्टर्स ने बड़ा क्लियरली कहा कि 26 को हमारा एग्रीमेंट हो गया, और 27 को उन्होंने अनाउंस किया कि जी कि न्यूक्लियर नेगोशिएशन में ब्रेक थ्रू आ गया है। तो इसका मतलब है कि जी कुछ ईरानियंस मान गए थे कि हम इसको डाइल्यूट कर देंगे या इसको एक्सपोर्ट कर देंगे थर्ड पार्टी को। तो पीछे फिर इस वॉर में उन्होंने क्या लिया, तो जब ये मुआहदा जाएगा इन 3-4 कंडीशन के साथ कि ईरान नहीं बना रहा, अपना एनरिच्ड यूरेनियम को डाइल्यूट कर रहा है, मिनिमम सिर्फ वो अपना सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम को इंटैक्ट रखेगा, तो कांग्रेस के पास तो कोई वजह नहीं रहेगी उसको एंडोर्स करने का। हाँ, ट्रंप पे जो वो कोशिश करेगा कि मैंने ये कर दिया वो कर दिया, तो वो उसके जो रिपब्लिकन के कुछ सेनेटर्स और डेमोक्रेट्स शायद वो ये उसकी बात या ये नैरेटिव ना माने। तो डॉक्टर साहब, जो एनरिच्ड यूरेनियम है उस हवाले से अभी कोई डिसाइसिवनेस मौजूद नहीं है कि उसे किस जगह मुंतकिल किया जाए? नहीं, इसमें बड़ा क्लियर है। ईरान ने उसका कहा है कि जी मैं उसको डाइल्यूट कर दूंगा। अगर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के
अंदर उसको ले आके डाइल्यूट किया जाता है तो वो रिवर्सल हो जाएगा। और उसमें रशिया ने उसको ऑफर भी किया है कि जिस तरह जैसे पीओ को एंट्री के लिए 2016 में उन्होंने उनका ये एक्सपोर्ट, उस वक्त हालांकि ये 60% नहीं भी था तो फिर भी उन्होंने एक्सपोर्ट किया था, तो ये एक्सपोर्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। मेन तो ऑब्जेक्टिव ये है कि ईरान के पास हाईली एनरिच्ड यूरेनियम नहीं होना चाहिए, जो ईरान खुद भी कह रहा है कि ठीक है मैं नहीं रखूंगा, ना इसको सस्टेन करूंगा, ना इसको बढ़ाऊंगा, बल्कि इसको रिवर्स कर दूंगा। तो ये तो फिर नेगोशिएशन के हिसाब से तो ये कामयाबी होगी। मगर कहना यह है कि वॉर के क्या ऑब्जेक्टिव्स थे, क्या वो अचीव हुए, अमेरिका ने किए? नहीं। वो ऑब्जेक्टिव अगर ये न्यूक्लियर था तो ये तो ऑलरेडी वहां पे अचीव हो चुका था, फिर वॉर क्यों किया आपने? यही तो शायद इजराइल भी सवाल कर रहा होगा, और जो इजरायली लॉबी है वो कहीं ना कहीं तंग तो करेगी इवन प्रेसिडेंट ट्रंप को और उनके हामियों को। इसराइल उनको सिर्फ नहीं करेगा, वो उसकी पूरी कोशिश होगी कहीं पे दोबारा इन 2 माह में डेडलॉक को और मेमोरेंडम ऑफ इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जिस पे आज हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी साइन किए हैं, उसको किसी तरह स्कटल किया जाए, ख़त्म किया जाए। इसीलिए वो लेबनान में अभी तक अपनी जारहियत को नहीं रोक रहा। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट ऑफ कंसर्न है जो लेबनान का मामला है। जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने पहली ट्वीट की थी तो उसमें लेबनान का बड़ा जो है वो सराहत के साथ तज़किरा हुआ था। अब इस MOU के अंदर भी बात तो है, और ये ज़ाहिर है मुज़ाकरात तो इसी नुक्ते पे शुरू हुए थे, कंडीशनल थे कि लेबनान के अंदर भी जो है वो अटैक नहीं किया जाएगा, और फिर इजराइल और लेबनान के माबैन जो US के अंदर नेगोशिएशन शुरू हो गई थी। लेकिन अगर इसी तरीके से ये मामला जारी रहे तो आपको क्या लगता है कि क्या ईरान जो है इसमें फिर इंटरवीन कर सकता है या माहिदे से पीछे हट सकता है? देखिए, ईरान को तो माहिदे से पीछे हटने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। उसकी वजह यह है कि ईरान ने शुरू से जो कहा, उसने डिमांड रखी हुई है कि लेबनान का उसका रेड लाइन है, उसके ऊपर वो कंप्रोमाइज नहीं करेगा। मगर ईरान ने तो पहले भी हमला नहीं किया था, वो इनडायरेक्ट वॉरफेयर में जाएगा, वो हिजबुल्लाह को सपोर्ट करता रहेगा। जब वो हिजबुल्लाह को ओपनली नहीं भी, पहले भी उसने कभी ओपनली एडमिट नहीं किया कि मैंने हिजबुल्लाह को सपोर्ट किया या मैंने उसे किया, मगर उसको पॉलिटिकली या डिप्लोमेटिकली सपोर्ट करता है तो वो करेगा। तो इसमें आप जो कैच है, जिसके लिए प्रॉब्लम होगी, वो प्रेसिडेंट ट्रंप है या उसके जो जिसको हम ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है, ये उस पर अब लाइबिलिटी है कि जी कि वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहा, क्योंकि उसने इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन तो कर दिया है। अब उसने ये प्रूव करना है कि इसकी जितनी भी क्लॉजेज हैं, ये अगर ईरान उससे उनके साथ कंप्लाई कर रहा है तो उसको भी इसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। और उसमें अगर इसराइल उसके साथ कोऑपरेट नहीं करता तो ये तो प्रॉब्लम ट्रंप के लिए बनेगी, ना कि ईरान के लिए। डॉक्टर साहब, एक और प्रॉब्लम भी है जो प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए, वो जो $300 अरब की कमिटमेंट है डैमेजेस और कॉम्पनसेशन की मद में, तो ज़ाहिर है लोकल लेवल पे एडमिनिस्ट्रेशन क्रिटिसाइज़ नहीं करेगी कि एक तो हमने ये तय किया था, हमारा उसूली मौक़िफ़ था कि हम इधर उधर की जंगों में नहीं कूदेंगे, और फिर अब इसके अंदर जो इतना बड़ा नुकसान हो रहा है, तो इसका कोई जवाब होगा प्रेसिडेंट ट्रंप के पास? इस पास कोई प्रेसिडेंट ट्रंप के पास जस्टिफिकेशन नहीं है, मगर ये बात दुरुस्त है कि खत्ते को अमन की तरफ ले जाने के लिए ईरान को रिकन्स्ट्रक्ट करना पड़ेगा, उसकी इकोनॉमी को स्टेबलाइज करना पड़ेगा ताकि स्पिल ओवर इम्पैक्ट हटे, और ईरान का भी एक इंटरेस्ट क्रिएट हो जाए कि रीजन में ये जो वॉरफेयर है या जो जिसको आप कहते हैं कि सब कन्वेंशनल वॉरफेयर है, ये रुके। तो उसके लिए ज़रूरी भी है कि ईरान को रिकन्स्ट्रक्ट किया जाए, उसको एंगेज किया जाए, उस पर सैंक्शंस ख़त्म की जाए, उसकी इकोनॉमी को स्टेबल किया जाए, तो नेचुरली उसके रीजन में एक जब स्टेबिलिटी आएगी तो ईरान भी इन चीज़ों से अवॉइड करेगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जफर जसपाल साहब इंटरनेशनल के लिए हमारे साथ मौजूद थे। लेट्स टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आता है। G7 इजलास के मौके पर अमरीकी सदर प्रेसिडेंट ट्रंप और भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी की मुलाकात ने जहां सिफारती हलकों की तवज्जो हासिल की, वहीं ट्रंप के एक जुमले ने सोशल मीडिया पर नई बहस छेड़ दी है। जैसा कि G7 इजलास के मौके पर अमरीकी सदर ट्रंप का मोदी की तरफ इशारा करते हुए कहना था कि मोदी एक टोटल किलर है। ट्रंप के ये कलमात बैन अल-अक़वामी मीडिया में नुमाया सुर्खियों के साथ रिपोर्ट हुए और देखते ही देखते दुनिया भर में इस पर तबसरे शुरू हो गए। ट्रंप ने इस हवाले से क्या गुफ्तगू की थी, जरा सबसे पहले उसकी एक झलक आपके साथ। अब मुमकिन है ट्रंप की जानिब से जुमला मजाक और सफारती माहौल में किया गया, ताहम इसके सियासी और अलामती मानी भी निकाले जा रहे हैं, और नाकिदीन के मुताबिक मोदी की सियासी शख्सियत एक अरसे से इंसानी हुकूक के हवाले से तनकीद की जद में रही है। खुसूसन भारत में मुसलमानों के खिलाफ बढ़ते हुए तआस्सुब, मजहबी कशीदगी, शहरियत की मुतनाज़ा कवानीन और मुख्तलिफ फसादात के तनाजुर में आलमी सतह पर मोदी हुकूमत पर सवालात उठते रहे। इसलिए जब ट्रंप ने टोटल किलर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया तो बहुत से मुबस्सिरीन ने इसे महज मजाक नहीं बल्कि एक
ऐसे रहनुमा की शख्सियत पर गैर इरादी इजहार करार दिया जिस पर पहले ही सख्त तनकीद हो रही है। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर भी ट्रंप के इस बयान के बाद मोदी को शदीद ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा। कई सारिफीन ने लिखा कि ट्रंप ने मजाक में वो बात कह दी जो मोदी के नाक़िदीन बरसों से कहते आ रहे हैं, और बाज़ हल्कों ने इसे गुजरात 2002 के फसादात और भारत में अक़लियतों के खिलाफ सख्त पॉलिसी से जोड़कर देखा। गो कि मोदी और उसके हामी इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि आलमी इंसानी हुकूक की कई तंजीमें वक्तन फ़वक्तन भारत में अक़लियतों के हालात पर तशवीश का इजहार करती रही। अब ट्रंप और मोदी में होने वाली मुलाकात की दिलचस्प बात यह भी है कि इस मुलाकात के दौरान मोदी के अंदाज़े गुफ्तगू और उसके सामने मौजूद नोट्स भी सोशल मीडिया पर मौजूद बहस बने। नाक़िदीन ने दावा किया कि एक आलमी रहनुमा होने के बावजूद मोदी मुकम्मल एतमाद के साथ अपना मौक़िफ़ पेश करते दिखाई नहीं दिए, जबकि ट्रंप हस्बे मामूल पूरी नशस्त पर हावी नजर आए। यही वजह है कि मुलाकात के बाद असल तवज्जो दोनों ममालिक के ताल्लुकात से ज़्यादा ट्रंप के इस जुमले पर मरकूज़ हो गई। सियासी एतबार से देखा जाए तो अल्फाज कभी भी अपने ज़ाहरी मफहूम से कहीं ज़्यादा असर छोड़ जाते हैं। ट्रंप का ये जुमला ऐसा ही मालूम होता है और दुनिया के एक बड़े तबके ने इसे मोदी के गिर्द मौजूद तनाज़ात के तनाजुर में देखा है। यही वजह है कि बयान सिर्फ एक सफारती मजाक नहीं रहा बल्कि एक सियासी बहस में तब्दील हो गया। अब देखा जाए तो आलमी सियासत में शख्सियत में अवामी तासुर अक्सर अल्फाज से ज़्यादा ताकतवर होता है। यही वजह है कि ट्रंप के चंद सेकंड्स के जुमले ने एक बार फिर मोदी के गिर्द मौजूद तनाज़ात, अक़लियतों के हुकूक और भारत की दाखिली सियासत पर आलमी बहस को जिंदा कर दिया है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ईरान और अमेरिका के दरमियान तय पाने वाले अमन मुआहिदे के बाद आलमी मईशत में एक अहम तब्दीली देखी जा रही है और इसका सबसे नुमाया असर खाम तेल की आलमी कीमतों पर पड़ रहा है। गुज़श्ता कई माह से मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदगी ने दुनिया भर की मंडियों को गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार कर रखा था और इस दौरान सरमायाकारों और तेल दरामद करने वाले ममालिक को खदशा था कि अगर तनाज़ा मजीद बढ़ा तो आबनाए हुर्मुज़ जैसी अहम गुज़रगाह मुतासिर हो सकती है, जिसके नतीजे में आलमी सतह पर तेल की सप्लाई में रुकावट पैदा होगी। यही वजह थी कि खाम तेल की कीमतें तेज़ी से बढ़ते हुए 115 से $120 फी बैरल तक जा पहुंची थी। लेकिन अब जब ईरान और अमेरिका के दरमियान मुफाहमत की फ़ज़ा कायम हुई है और ख़ित्ते में जंग के ख़तरात कम हुए हैं तो आलमी मंडियों ने भी मस्बत रद्द-ए-अमल दिया है। आज सूरत हाल यह है कि ब्रेंट खाम तेल की कीमत नुमाया कमी के बाद तकरीबन 79 से $83 फी बैरल की सतह पर आ चुकी है, जबकि अमरीकी खाम तेल भी नीचे आ रहा है। इस कमी की बुनियादी वजह यह है कि सरमायाकार अब खित्ते में तेल की सप्लाई के हवाले जैसी तशवीश महसूस नहीं कर रहे, क्योंकि आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश भी मुआहिदे की रोशनी में ख़त्म होने का इम्कान पैदा हो चुका है, जिसके बाद आलमी मार्केट को ये यकीन है कि तेल की तरसील मामूल के मुताबिक जारी रहेगी। यही एतमाद कीमतों में इस्तेहकाम और कमी का सबब बन रहा है और पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए सूरत हाल इंतहाई अहमियत रखती है, क्योंकि पाकिस्तान अपनी तवानाई की ज़रूरियात का बड़ा हिस्सा दरामदी तेल से पूरा करता है। जब आलमी मंडी में खाम तेल महंगा होता है तो इसके असरात बराह रास्त पाकिस्तानी सारिफीन तक पहुँचते हैं। गुज़श्ता महीनों में भी यही हुआ है, जब आलमी कीमतों में इजाफे के बायस मुल्क में पेट्रोल और डीजल की कीमतें मुसलसल बढ़ती रहीं और आवाम पर महंगाई का बोझ बढ़ता गया। ट्रांसपोर्ट की अखराजात में इजाफा हुआ, अशियाए खुरनोश महंगी हुई और सनती शोबे की लागत भी बढ़ गई। अब क्योंकि आलमी सतह पर खाम तेल सस्ता हो रहा है तो ऐसे में ये तवक्को पैदा हो गई है कि पाकिस्तान में भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमतों में नुमाया कमी हो सकती है। तवानाई के माहिरीन के मुताबिक अगर खाम तेल की कीमतें मौजूदा सतह के करीब बरकरार रहती हैं तो डॉलर के मुकाबले में पाकिस्तानी रुपए की कदर मुस्तहकम रहती है। अब पेट्रोल की कीमत में मुमकिना तौर पर 30 से 40 रुपये फ़ी लीटर, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत में मुमकिना तौर पर 35 से 50 रुपये फ़ी लीटर तक कमी की गुंजाइश मौजूद है। ये मुमकिना कमी न सिर्फ आवाम के लिए बराह रास्त रिलीफ साबित होगी बल्कि मजमूई मईशत पर भी मस्बत असरात मुरतब करेगी। लेकिन एक अहम सवाल यह है कि क्या आलमी मंडी में होने वाली पूरी कमी पाकिस्तानी आवाम तक मुंतकिल की जाएगी? इसका जवाब हुकूमती पॉलिसी से जुड़ा हुआ है। पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल की कीमत सिर्फ खाम तेल की आलमी कीमत से तय नहीं होती, बल्कि इसमें पेट्रोलियम लेवी, मुख्तलिफ टैक्सेस, दरामदी लागत और रुपये की कदर भी शामिल होती है। बाज़ माहिरीन का ख्याल है कि अगर हुकूमत चाहे तो टैक्सेस और लेवी में मुनासिब रद्द बदल करके आवाम को 50 रुपये फ़ी लीटर तक का रिलीफ फराहम कर सकती है। लेकिन अगर मालियाती ज़रूरियात को तरजीह दी गई तो मुमकिन है कि आलमी मंडी में होने वाली पूरी कमी सारिफीन तक मुंतकिल ना हो। यही वजह है कि इस वक्त तमाम नज़रें ओगरा की सिफारिशात हुकूमत के हतमी फ़ैसले पर मरकूज़ हैं, जिसका ऐलान कल मुतवक्के है। प्रोग्राम के वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचा। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।